वो पुलिस सुधार आगे मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि उसमें करंट का घटना जोड़ना पड़ेगा। तो तुम एक समसामयिक का संदर्भ है आप लोगों का, तो मैं अलग एक टॉपिक है उसको करा दूंगा। तो ये जो डिविजनल कमिश्नर है, इसमें जो है एक तो पहले भूमिका जानना है, और फिर इसका कार्य आप लिख शक्ति जानना है, कार्य आप लिख शक्तियां, और फिर इसका एक मूल्यांकन जानना है। बस आएगा भी तो ज्यादा 125 शब्द में ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही तैयार करना है। यूपी में जैसे कोई प्रश्न आता है तो आप भूमिका में दो चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। भूमिका में आपको जैसे यूपी में कितने मंडल हैं, तो 18, तो ये बात लिखना है उसमें। और फिर 2 लाइन का कंसेप्ट लिखना है। जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है, तो आप जानते हैं कि मुख्य सचिव है, ऊपर जैसे मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के बाद जो है वो देखा जाए तो रीजनल ऑफिस होता है जहां पर कमिश्नर होते हैं, जैसे डिविजनल कमिश्नर है, इसके बाद डीएम है, इसके बाद एडीएम है, एडीएम के बाद एसडीएम है, एसडीएम के बाद जो है तहसीलदार है, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो डिविजनल जो कमिश्नर है वो मध्यवर्ती स्तर का अधिकारी है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य प्रशासन का जो क्रम है, उस क्रम में इसका जो है एक मध्यवर्ती स्तर का मतलब संभाग के स्तर पर इसको जो है संभाग कहा जाता है ना, मंडल को जो है संभाग भी कहा जाता है। अपने यहाँ मंडल ही कहा जाता है, लेकिन इसको संभागीय अधिकारी भी कहा जाता है। तो जैसे आप देखते हैं कि अब ऐसे समझिए कि कई जिलों को मिलाकर एक मंडल बनता है। तो सामान्यतः यूपी में देखा जाए तो एक मंडल में 4 जिले सामान्यतः रखे गए हैं। अधिकांश मंडलों में आपको 4 ही जिले दिखाई देंगे। और फिर आप जानते हैं कि जो लोग जो है आईएएस अधिकारी हैं, मान लीजिए जो डीएम है, वही प्रमोशन करके डीसी बनते हैं, डिविजनल कमिश्नर बनते हैं। और मैं बताया कि जैसे सामान्यतः जो है डीएम पद पर जो है 5 7 8 साल तक काम करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को प्रमोशन करके जो है डिविजनल कमिश्नर बनाया जाता है। 125 शब्द में ज्यादा तो आप लिख भी नहीं सकते हैं। आपको 3 4 लाइन लिखना है। देखिए मैं लिखवा दूं, इसको क्यों बना रहे हैं, बस समझाने के लिए 4 लाइन लिखिए। इतना क्या बना रहे हैं, इतना रटा जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, 18 मंडल है। अधिकांश मंडलों में 4 जिले रखे गए हैं। अधिकांश मंडलों में 4 जिले रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए आगरा है, अलीगढ़ है, गोरखपुर है, देवीपाटन है, मुरादाबाद, वाराणसी, ये जितने मंडल हैं सब में 4 जिले हैं। अधिकांश मंडलों में 4 जिले रखे गए हैं। मंडल का प्रशासनिक प्रमुख मंडलायुक्त है। मंडल का प्रशासनिक प्रमुख मंडलायुक्त है। मंडलायुक्त है। इसे क्षेत्रीय आयुक्त भी कहा जाता है। यह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। सामान्यतः डीएम पदोन्नति के बाद डीसी बनता है। डीएम पदोन्नति के बाद डीसी बनता है। पदोन्नति के बाद डीसी बनता है। अब देखिए इसमें एक काम और कर सकते हैं कि यहां तो हम लोग पॉइंट में लिखेंगे चीजों को। अब जो इसका मूल कार्य है वो 1 लाइन लिख देना चाहिए। जैसे मूल कार्य क्या होता है, ऐसे समझिए कि पूरे कमिश्नरी में जो राजस्व संग्रह है, या मान लीजिए जो नहर व्यवस्था चल रहा है, जो कानून व्यवस्था चल रहा है, उस पूरे मतलब चारों जिलों, जैसे सामान्यतः मैं बताया कि 4 ही जिलों का मंडल यूपी में बनाया गया है। अधिकांश कमिश्नरी में 40 जिले हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी राजस्व व्यवस्था चलता है, जो भी कानून व्यवस्था है, जो भी सार्वजनिक व्यवस्था है,
उन चारों जिलों के सार्वजनिक जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, उसका सुपरविजन करता है, पर्यवेक्षण करता है। ये एक लाइन भूमिका में ही लिख देना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे भूमिका कोई पढ़ रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पर आप मूल चीज लिख देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर यदि कुछ गलतियां भी हो गई हैं, तो फिर बचने का उपाय आपका रहेगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन लास्ट में पड़ जाता है और भयंकर स्पीड से चलता है ट्रेन। अब उसमें भयंकर स्पीड से जो चलता है, उसमें होश नहीं रहता है कि कभी-कभी क्या होता है, डीएम का कार्य लिखा जाता है। अब बाद में जब पता चलता है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो उस संभलने का मौका है कि यहाँ पर एक लाइन लिख दिया करिएगा, लिख दीजिए एक लाइन कि मंडलायुक्त राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, आदि का पर्यवेक्षण करता है, आदि का पर्यवेक्षण करता है, सुपरविजन। बस काम खत्म। अब भूमिका बनकर तैयार कि आपने इतना लिख दिया कि भाई मंडलायुक्त का काम क्या है, तो जो राजस्व व्यवस्था है, जो भूमि व्यवस्था है, जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उन सब चीजों का सुपरविजन करता है। मतलब चारों जिलों, भाई इसका जो मीटिंग होता है मुख्य सचिव के साथ होता है, और डीएम का मीटिंग जो है डीसी के साथ होता है। तो देखा जाए एक प्रकार से आपने बता दिया कि भाई चारों जो जिले हैं उनके सुपरविजन का काम करता है। भाई मूल जिम्मेदारी तो डीएम की है, इसका काम है ऊपर से सुपरविजन करना, जिम्मेदारी तो इसकी भी बनती है, लेकिन सबसे पहले तो डीएम की जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पर जो मूल कार्य है वो 5, 7, 8 कार्य लिख दीजिए। जैसे देखिए, आपको इसमें अलग से कार्य रटने की जरूरत नहीं है, जितना डीएम का कार्य है उसी को मंडल में काम करता है। एक लाइन तो यही ध्यान रख लीजिए। तो मैं डीएम का कार्य जो बताया था आपको, तो यहाँ पर देखिए, जैसे डीएम भी जनता से मुलाकात करता है, समस्याओं का निस्तारण करता है, ये भी जनता से मुलाकात करता है। अब जरा देखिए, जो आरटीआई के तहत जो भी सूचना मांगा जाता है, उसकी एक कॉपी जो है डीसी के पास भी जाती है, डिविजनल कमिश्नर के पास भी जाती है। यदि 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो डीसी उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे मान लीजिए एक चार्ट बनता है जिले स्तर पर, जो जन सूचना अधिकारी हैं, तो जन सूचना अधिकारी एक चार्ट बनाते हैं। अब है नहीं प्रोफार्मा, तो आपको दिखाता। तो उसमें जो जन सूचना अधिकारी का चार्ट होता है कि जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कि सूचना कितनी मांगी गई, मान लीजिए 5 सूचना मांगी गई, हफ्ते में, सप्ताह में सूचना जाता है, 15 दिन पे भी जाता है, पाक्षिक भी जाता है, उसको पाक्षिक बोला जाता है। तो 15 दिन में मान लीजिए 5 सूचना मांगी गई, कितनी सूचना रिलीज कर दी गई है, मान लीजिए आपने एक रिलीज कर दिया, शेष कितना है, तो शेष यहाँ पर आपने 4 लिखा। फिर यहाँ पर जो आख्या लिखना पड़ता है, किन कारणों से सूचना आपने नहीं दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने 4 सूचना नहीं दिया है, तो यहाँ पर आख्या लिख दिया जाता है कि जो है वो देखा जाए तो प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है, या मान लीजिए कुछ बहाना लिख दिया जाता है कि भाई जो भी सूचना मांगा गया उससे संबंधित विषय वस्तु का अभाव है, ऑफिस में अभाव है, ऑफिस में अभाव है। फिर यहाँ पर टिप्पणी लिखा जाता है। टिप्पणी का मतलब कि उन सूचनाओं को जो है संकलित संकलित करने के लिए, जो सरकारी भाषा तो ऐसे ही चलता है, सूचनाओं को संकलित करने के लिए जो है वो देखा जाए तो इसका संलग्नक जो है, जहां जहां से सूचना मिल सकती है, फाइल एक जगह नहीं होती है ना, फाइल बहुत सारी जगह होती है, तो यहाँ पर उसका टिप्पणी लिख दिया जाता है कि फला फला जगह जो है वह देखा जाए तो सूचना प्रेषित कर दिया गया है, और सामान्यतः जो है सूचना 15 दिन के भीतर उपलब्ध हो जाएगा, ये आपने लिख दिया। ये चार्ट ऐसे बनता है। ये चार्ट जाता है कमिश्नर के पास, वो अपने यहाँ से देखता है, यदि 1 महीने के भीतर आपने इस पर कार्य नहीं किया है तो फिर वो पूछता है। तो नंबर 2, आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं, आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में, आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में रिपोर्ट लेना और उस पर उचित कार्रवाई करना। अब देखिए, जैसे भू राजस्व है या राजस्व का निपटान है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ये काम कहां पर आता है, मान लीजिए
तहसीलदार क्या आता है, एसडीएम के कोर्ट में गया, एडीएम के कोर्ट में गया, डीएम के कोर्ट में गया, तो इसके बाद इसका निस्तारण यहां भी होता है, ये भी जो इसका निस्तारण करता है। तो यहां पर जो भू राजस्व से संबंधित जितनी भी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, देखिए जितने भी मंडल में कार्यालय चल रहे हैं, तो जो भी सरकारी गतिविधियां चल रही हैं, जो भी विभाग चल रहा है, उन सभी विभागों का समन्वय करता है। जैसे ऐसे बताया ना एक लाइन, जो जिले में काम जो डीएम करता है ना, वही पूरे क्षेत्र में काम कमिश्नर करता है, डिविजनल कमिश्नर करता है। एक लाइन का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जितना कार्य वहां लिखा था उसी को सेट कर देंगे तो इधर बनता चला जाएगा। इसी को देखिए, अब जैसे आप लोग आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं, तो आपदा प्रबंधन और जो राहत गतिविधि है जितने भी क्षेत्र में चल रही है, उसकी भी जिम्मेदारी, उसमें भी समन्वय का कार्य करता है, संपर्क स्थापित करता है। कोई मान लीजिए सपोज करिए कोई अवरोध है, तो चूंकि फंडिंग तो यहाँ से होनी है लखनऊ से, तो फंडिंग लखनऊ से होती है, तो डीएम जो है वो सामान्यतः जो है डीसी के माध्यम से ही फंडिंग लेता है, और डीसी इस बात को मुख्य सचिव के सामने रखता है। जैसे मान लीजिए आपदा प्रबंधन है, कहीं पर बाढ़ आ गया है, तो डीएम का एक लिमिट है ना पैसा खर्च करने का, अथाह थोड़ा खर्च कर सकता है, उसका फंड है, लेकिन लिमिट है उसका खर्च करने का। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, तो फिर वो जो है डीसी से पूछता है, डीसी बोलता है ठीक है, हम मुख्य सचिव के समक्ष ये मुद्दा रखेंगे, जो भी अनुमोदन होगा फंड रिलीज कर दिया जाएगा। प्रति माह जो है यहाँ पर मीटिंग होता है, सरकारी महकमा में मीटिंग का खेल चलता है, तो यहाँ पर भी जो है प्रति माह मीटिंग होता है। आप देखिए होंगे कभी अधिकारियों के पास जाए तो मीटिंग में साहब गए, उनकी भी गलती नहीं है। जो जिले स्तर पर अधिकारी होते हैं सामान्यतः रोज ही मीटिंग चलता रहता है। तो ये प्रति माह जो है जितने भी डीएम हैं और जितने विभागाध्यक्ष हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनको बुला बुला के प्रति माह ये मीटिंग करता है। अगला पॉइंट, प्रति माह मंडलीय स्तर पर, प्रति माह मंडलीय स्तर पर जिले स्तर के अधिकारियों, जिले स्तर के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करता है। ठीक है, अब जैसा समझिए, ज्यादा नहीं लिखना है। मैं उस दिन जब समझाया था तो बताया था कि भाई जो जिला अधिकारी है, जिले स्तर का प्रशासनिक अधिकारी है, जिले स्तर पर जनता और सरकार के मध्य एक प्रकार से जो है कड़ी का कार्य करता है। आप देख रहे हैं कि ये जो डीसी है, ये मुख्य सचिव सीधा जो है राज्य सरकार के स्तर पर है, तो राज्य सरकार और दूसरी तरफ जिला के मध्य मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? डीसी। एक तरह से राज्य सरकार का जो अधिकारी है, सबसे बड़ा अधिकारी है मुख्य सचिव, और दूसरी तरफ जिले स्तर पर अधिकारी है डीएम। तो दोनों के मध्य, जिले स्तर का और राज्य सरकार के मध्य जो है डीसी मीडिएटर का काम करता है। और फिर मैं उस दिन बताया था कि जिस तरह से जिला प्रशासन का काम जो है डीएम देखता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, या मान लीजिए सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, चाहे राजस्व प्रशासन की वसूली, चाहे भूमि सुधार का संबंध हो, चाहे राजस्व प्रशासन हो, चाहे वो एक तरह से कह सकते हैं कि डीएम जो है सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहता है। तभी तो देखा जाए तो कुछ समस्या होता है तो आप ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन किसको देते हैं? डीएम को। पटना में नहीं देखे होंगे, या इलाहाबाद में देखे होंगे, बाकी छोड़िए। इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा था तो डीएम साहब रात में आए थे ना 12 बजे। उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को जो भी ज्ञापन देना हो, जो भी सरकार से कहना हो, मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हूं। यही वाला कार्य मैं बता रहा हूं कि वो एक प्रकार से जो है डीएम जो है वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिले में बैठा रहता है, एजेंट के रूप में बैठा रहता है। और फिर जैसे मान लीजिए, सपोज करिए जिस तरह से जिले स्तर पर जैसे स्वतंत्रता दिवस है, मान लीजिए अम्बेडकर जयंती है, गणतंत्र दिवस है, इन सब अवसरों पर जैसे डीएम जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, उसी तरह से कमिश्नरी के स्तर पर जो है ये कार्य करता है। जैसे डीएम प्रोटोकॉल का काम करता है, डीएम का प्रोटोकॉल है ना कि कोई भी मंत्री आएगा तो डीएम साहब पहुंचेंगे, चश्मा लगा के नहीं, घटना घट चुका है। तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए कलर्ड चश्मा पहन के नहीं, ये नहीं कि कलर चश्मा, ब्लैक चश्मा पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के पहुंच गए
प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए या मंत्री को रिसीव करने के लिए रायपुर का या कहाँ का घटना है, बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया था। क्या आपको इतना तमीज नहीं सिखाया गया था ट्रेनिंग में कि पीएम क्या आ रहे हैं काला चश्मा पहन के? तो अब देखा जाए तो कोई किसी मंत्री का दौरा होता है या मान लीजिए तो जैसे डीएम प्रोटोकॉल के तहत उसको रिसीव करता है, उसी तरह से मंडल के स्तर पर कोई यदि अधिकारी आता है, मान लीजिए मुख्य सचिव आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है, तो यहाँ पर मंडलायुक्त या उसका कोई प्रतिनिधि वहां पर जाता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में जाता है। और जिस तरह से मैं बताया कि डीएम जो है जिले स्तर पर राज्य का एजेंट है, उसी तरह से मंडल स्तर पर जो है ये राज्यपाल का एजेंट है, सरकार का एजेंट है। और जैसे मैं बताया आपको उस दिन बताया था, तो मुझे याद नहीं है कि क्या क्या मैं लिखवाया था, वो तो जब पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए जितने भी जिले स्तर पर जो है सामाजिक सुरक्षा का काम चल रहा है, या मान लीजिए पेंशन संबंधी कार्य चल रहा है, जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, या इसी तरह से जो है विकास कार्य जिले में चल रहा है, सबकी निगरानी कौन करता है? डीएम। और उसके ऊपर सुपरविजन कौन करेगा? कमिश्नर। क्लियर हुआ? इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा से यही पूछेगा मंडलायुक्त के कार्य और शक्ति, हम सोचे वही लिख दीजिएगा।